लगा कि मोदी की सरकार बन रही है धूमधाम से। मोदी जी जिंदाबाद। हमारा समर्थन तो मोदी जी के लिए है। अब दुनिया क्या कहती है उसके लिए हम नहीं कह सकते कुछ भी। कि मोदी गरीबों के लिए बहुत कुछ दे चुका है और दे रहा भी है, इसीलिए मोदी आएगा। कहाँ फंसे हो चक्कर में, कोई नहीं है मोदी के टक्कर में। हर हर मोदी, हर हर मोदी। शायद यही मोदी की ताकत है। आम आदमी की मोदी के प्रति यही दीवानगी है जो एक मिनट में तमाम सियासी पंडितों की बड़े बड़े विश्लेषणों को आईना दिखा देती है। और रीवा में भी यही कुछ हुआ जब मोदी ने विंध्य की धरती पर कदम रखा। मोदी रीवा में राष्ट्रीय पंचायत दिवस के खास मौके पर पहुंचे थे, जहां से उन्होंने कई सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा के बहाने कांग्रेस को जमकर घेरा। तो क्या अमेठी और गुना के बाद अब बीजेपी छिंदवाड़ा को फतह करने की रणनीति बना रही है? मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। इधर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस पर बरसे तो सीएम शिवराज ने भी कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। 4,11,000 घरों में आज गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है, लेकिन याद दिलाना चाहता हूं सरपंच भाइयों बहनों, जब पुरानी सरकार थी 1.25 महीने के लिए आ गई थी, प्रधानमंत्री जी ने घर भेजे थे, लेकिन उस सरकार ने घर वापस कर दिए गरीबों के, घर बनाए ही नहीं। ये पाप और अपराध उस समय की सरकार ने किया था। पीएम मोदी के लिए मध्य प्रदेश कितना अहम है ये किसी से छिपा नहीं है। इस महीने की शुरुआत में भी मोदी भोपाल आए थे, जहां उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इस दौरान उन्होंने खुद के दौरे पर क्या कहा था वो भी सुनिए। एमपी को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। ये आयोजन जिस आधुनिक और भव्य रानी कमलापति स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आप सबने मुझे दिया था। रेलवे के इतिहास में कभी बहुत कम ऐसा हुआ होगा कि एक ही स्टेशन पर इतने कम अंतराल में किसी प्रधानमंत्री का दोबारा आना हुआ हो। पहले गृह मंत्री अमित शाह का विंध्य आना और अब मोदी का दौरा इस बात के संकेत है कि बीजेपी ने विंध्य से ही 2023 के विधानसभा चुनाव का आगाज करने की ठानी है। जाहिर है विंध्य बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है। शायद यही वजह है कि विंध्य में मोदी के दौरे से कांग्रेस में भी बेचैनी बढ़ी है। मैं तो कहना चाहता हूं कि बनारस या बुधनी ये आके कंपेयर कर लें, बैठ जाएं, बिठा लें जनता को, आप लोगों को बिठा लें, ये मोदी जी बैठ जाएं, बनारस को लेके बुधनी को लेके शिवराज जी बैठ जाएं, और छिंदवाड़ा के बारे में कमलनाथ जी दूर हम लोग ही बात कर लेंगे। तो आके बैठ जाएं, चर्चा कर लें, लेकिन झूठ परोसे न करें। आप आए थे विंध्य में, विंध्य की बात करने, पंचायत आप बात कर रहे हो छिंदवाड़ा की, और उसमें भी पूरी झूठ परोसा गया। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे और सूबे में प्रधानमंत्री के एक के बाद एक दौरे हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी मोदी और शिवराज के चेहरे को लेकर जनता के बीच जाएगी, यानी डबल इंजन की सरकार के फॉर्मूले को ही बीजेपी मध्य प्रदेश के चुनाव में भी आगे बढ़ाएगी। और प्रधानमंत्री के अगले दौरे के लिए भी बीजेपी पटकथा तैयार करने में जुट गई है। एक तय अंतराल के बाद मोदी के लगातार दौरे एमपी में चुनाव तक माहौल को ठंडा नहीं पड़ने देंगे, ये तो तय है। सवाल नंबर 1,
2023 के चुनाव से पहले विंध्य में मोदी का दौरा कितना अहम है? सवाल नंबर 2, क्या अमेठी और गुना के बाद अब छिंदवाड़ा पर बीजेपी की नजर है? सवाल नंबर 3, डबल इंजन की सरकार से मुकाबले के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति होगी? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है विंध्य से विजय संदेश। बीजेपी ये उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये जो जोड़ी है, डबल इंजन जिसको कहा जाता है, खासतौर से राज्यों के लिए जो बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा है, तो ये बेहतरीन काम करेगा। आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि विंध्य में प्रधानमंत्री जी की आवाज़ हमने सुनी और ग्रामीण भारत पर उनका फोकस रहा और छिंदवाड़ा पर फोकस रहा। और छिंदवाड़ा के लिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के गुना और राष्ट्रीय स्तर पर जो सीट अमेठी है उसकी तर्ज पर छिंदवाड़ा की घेराबंदी है और इसका संकेत प्रधानमंत्री रीवा से दे गए हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, पूर्व अध्यक्ष हैं नागरिक आपूर्ति निगम के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। युवा और वरिष्ठ नेता दोनों हैं वो। राजेंद्र मिश्रा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका स्वागत है। मनोज सैनी है, पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, रीवा से जुड़ रहे हैं। उनके साथ कोई मेहमान भी हैं तो उनका भी परिचय हम लेंगे। मनोज, सबसे पहले मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं। पूरा दिन आपने बिताया, एक रात पहले ही पहुंच गए थे आप। किस तरह का मंजर आपने रीवा में देखा और कोई खास मेहमान भी हैं क्या आपके साथ? जी जी मनोज। जी, मेरे साथ अजय सिंह राहुल भैया है, उनसे भी मैं बात करूंगा। जी, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर पूर्व जी। जहां तक बात करें शरद जी, यदि बिंद की पूरी बात करें तो बिंद में 30 सीटों में से 24 भारतीय जनता पार्टी के पास है और बीजेपी यही चाहती है कि पिछली तरह जिस तरह 2018 के चुनाव में जीत मिली उसी को फिर हासिल किया जाए। जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अलग तरह का दौरा था। बिंद को कई तरह की उन्होंने सौगातें दी है, लेकिन सौगातों के साथ जो नजर थी, जो बातें थी, जब लोगों से भी, हमारी आम जनता से भी बात हो रही थी तो ये बात सच है कि मोदी का जादू तो चलता है लोगों के मन में, मोदी की चर्चा भी होती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार की बात भी होती है। और कांग्रेस लगातार यहाँ निगाहें बनाई हुई है। हमने देखा कमलनाथ यहाँ आकर जा चुके हैं, दिग्विजय सिंह यहाँ आकर जा चुके हैं, अजय सिंह राहुल भैया लगातार यहाँ निगाहें बनाए हुए, सुरेश पचौरी को अभी हाल ही में यहाँ प्रभारी बनाया गया। लेकिन मोदी ने अपनी बातों में हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के जरिए हो या फिर ग्रामीण विकास के जरिए हो या फिर वो बातें जिसमें सामाजिक क्षेत्र में सीधे तौर पर कैसे जोड़ा जाए जनता को, वो सब बातें की है। मोदी के बार बार जो बातें उन्होंने कही, जो ध्यान केंद्रित रहा, उसके अलावा छिंदवाड़ा पर जाकर बात रुक गई। और बिल्कुल अजय सिंह जी आपके साथ हैं, अजय सिंह जी आपके साथ हैं, उनसे जरा एक रिएक्शन, क्विक रिएक्शन ले लीजिए इस दौरे का और ये भी पूछिए कि प्रियंका और राहुल गांधी जी का दौरा कब ड्यू है? जी जी मनोज। जी जी बिल्कुल अजय सिंह राहुल भैया मेरे साथ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे, कई तरह की सौगातें दी है और डबल इंजन की सरकार के को लेकर कांग्रेस कैसे इस चुनौती को मानती है। और दूसरा, राहुल गांधी और प्रियंका का दौरा अब कब दिखाई देगा? देखिए, सौगातें की जहां तक बात करें, यहाँ का जो अनुभव है, 18 में 24 सीटें दी, 4.5 साल हो गए, विंध्य संभाग को मिला क्या? चर्चा का विषय ये है। और जो सौगातें देने की बात है, ये घोषणा ही रह जाएगी, क्योंकि डबल इंजन वाले लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि घोषणा वीर हमारे मुख्यमंत्री तो ही हैं और ऊपर वाले भी और बड़े घोषणा वीर हैं। तो सौगातें से कोई ज़्यादा भरोसा नहीं हम लोगों के जनता का। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह का आचरण हुआ रीवा के सभा में, उससे आदमी बड़ा दुखी है। यहाँ हर आदमी की जेब में एक डिब्बी रहती है और उसकी डिब्बी वो जान है। यदि वो डिब्बी ही ले ली गई सभा में घुसने के पहले, चून सुपारी का जो डब्बा वो रहता है, तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा रीवा के सभा के बारे में। ये तो आप बात को पकड़ रहे हैं जो वहां पर हुआ, लेकिन इसका असर दिखाई देगा। और राहुल गांधी और प्रियंका का दौरा कब दिखाई देगा? राहुल गांधी जी का और प्रियंका का दौरा समय पर होगा और अवश्य होगा, लेकिन विंध्य में 24 सीटें उनको आधी पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। मनोज, मैं देख रहा हूं कि भगवा कलर का, भगवा रंग का पटका है, अजय सिंह जी पहने किसी पूजा पाठ के लिए आए थे और पीले रंग का कुर्ता है, तो किसी पूजा पाठ का आयोजन था या बीजेपी से टक्कर लेने के लिए ये अंदाज बदला है उन्होंने? जी
देखिए अंदाज निश्चित रूप से बदला है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो भगवान शिव भी नजर आ रहे हैं। और भगवान शिव के सामने मैं भी बैठा हूं और अजय सिंह जी भी बैठे, इसलिए आपको ये सब दिखाई दे रहा। अभी अभी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करके विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं क्या अजय सिंह जी? कोई विशेष अनुष्ठान है? अजय जी शरद जी पूछ रहे हैं ये विशेष अनुष्ठान चल रहा है क्या कुछ? नहीं, विशेष अनुष्ठान नहीं। मैं शिव भक्त हूँ। 11 ज्योतिर्लिंग हो गए थे। जनता की मांग थी कि यहाँ पर शिव पुराण की कथा हो, क्योंकि भागवत तो हर गांव में होती है, इसलिए शिव पुराण की कथा हो रही है। और उसके बाद मैं 12वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी जाऊंगा। मतलब जनता के साथ शिव का भी आशीर्वाद जरूरी है? नहीं, शिव का तो भोले बाबा के आशीर्वाद तो बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसे हिंदुत्व के तौर पर भी देख ले। अब मैं कोई दूसरे समाज का तो हूँ नहीं, दूसरे धर्म का नहीं हूँ, हिंदू हूँ और हिंदू धर्म से बिल्कुल जुड़ा हूँ। चलिए मनोज, अगर अजय सिंह जी हमारे साथ बने रहना चाहें तो जुड़े रहें, नहीं तो उनकी व्यस्तता हो जी, उनकी व्यस्तता हो तो उनको आप मुक्त कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में बने रहिए बतौर एक सीनियर जर्नलिस्ट के। चलिए, तो मैं अब सीधे रुख करता हूँ डॉक्टर हितेश वाजपेयी की तरफ। डॉक्टर वाजपेयी, बहुत स्वागत आपका भी। राजेंद्र मिश्र जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत। किस तरह देखते हैं प्रधानमंत्री को? मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लगी, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि छिंदवाड़ा का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। मतलब ये कैंपेनर मोदी थे जो रीवा में थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इन सब विषयों पर चुप रहते हैं और वो बिल्कुल गरिमा के अनुकूल है। लेकिन आज वो आए थे मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए कैंपेन करने वाले नरेंद्र मोदी जी के रूप में, पार्टी के वरिष्ठतम नेता के तौर पर, और छिंदवाड़ा का संकेत उन्होंने दे दिया। कि किस तरह देखते हैं आप? देखिए शरद जी, इसका खुलासा तो आप बहुत पहले कर चुके हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैंने कई बार जिक्र किया था कि वल्लभ भवन से रीवा की दूरी वल्लभ भवन से इंदौर की दूरी से कुछ ज़्यादा है, तो उसको कम करना चाहिए। और आज मुझे विंध्यवासियों से थोड़ी जलन सी हो रही है कि सर अचानक आप सोचिए 2-2, 3-3 दौरे और बड़े लोगों के सभी के हो रहे हैं, वो फोकस में आ रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि रीवा बनारस के ज़्यादा नज़दीक हो गया है। तो डेफिनेटली इसका लाभ मिलेगा। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी किसी योजनाओं को मॉनिटर करते हैं तो आप भी जानते हैं जैसे प्रगति के उनके मॉनिटर में आता है। और हालांकि यही नहीं, एक बहुत बड़ा महती प्रोजेक्ट है, मैंने ट्वीट भी किया है, आप लोगों ने देखा होगा सर, ग्वालियर का जो रेलवे स्टेशन का प्रोजेक्ट है किसी एयरपोर्ट से कमतर नहीं है। आप उसका डिज़ाइन देखेंगे, मतलब उसको देखकर मुझे लगा कि जब ये निकल कर आएगा, और आप लोगों के ग्रुप ने तो ऑलरेडी एक सबसे बेहतर दुनिया का रेलवे स्टेशन बनाया ही है, तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस स्केल पे प्रधानमंत्री जी अपने प्रोजेक्ट को लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि विंध्य का फोकस में आना मुझे संतुष्टि देता है जी। और वहाँ की जनता को भी ज़रूर उत्साहित करेगा, क्योंकि शरद जी देखिए, कई कारणों से ये बात सच है कि मंत्रिमंडल में विंध्य का उतना प्रतिनिधित्व तो नहीं रह पाया, लेकिन विकास में विंध्य यदि 21 निकल कर आता है तो साहब ये तो कंपनसेशन ही हुआ एक प्रकार से। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ जिस प्रकार से आज का कार्यक्रम हुआ है। आपने चेहरे भी सबके देखे कि सब बड़े खुश थे। और संकेतों में बस मैं इतना ही कहूँगा कि छिंदवाड़ा नागपुर के करीब हो रहा है और रीवा जो है वो बनारस के नज़दीक पहुँच गया है। और आज हमने मंच पर जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की गुफ्तगू भी देखी, वो भी ये बताती है कि वो कैंपेनर नरेंद्र मोदी हैं, कॉन्फिडेंट। और आपको एक चीज और याद होगी शरद जी, आप लोगों ने मेरे ख्याल से साल भर या 1.25 साल पुरानी बात है, आपने चिंता भी जाहिर करी थी इन बातों पर, बुंदेलखंड और विंध्य को लेकर, जैसा मुझे ध्यान था। ये काफी आपने इंपॉर्टेंट बात, इट हैज बीन नोटेड। बिल्कुल ठीक बात है कि रीवा से दूरी कम होगी, जबलपुर से दूरी कम होगी, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसा पार्टी के अंदर खाने से आवाज़ें थीं और डॉक्टर हितेश वाजपेयी उसके एक प्रमुख आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति रहे। राजेंद्र जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मनोज जी की तरफ चलूंगा। मनोज जी, आप भी बीच में कोई सवाल करना चाहें तो बेचक कर सकते हैं। जी राजेंद्र जी। जी मैं सुन रहा था, आज तो आपकी आवाज ही बदली हुई है शरद भाई जी, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, मैं इसलिए उत्साहित हूँ राजेंद्र जी कि विंध्य से हमेशा से संबंध रहा है, और ये एक ऐसा संबंध रहा है जो डीएमटी या टीटीएस वाला नहीं रहा है, ये बड़ा गहरा और बड़ा आत्मीय संबंध रहा है। जी बताइए। जी ना, मैं ये कह रहा था, अभी जिक्र हो रहा था
डबल इंजन सरकार थी। जी ये कोई नई बात है शरद जी? 2018 में हम चुनाव लड़े जी, तब क्या डबल इंजन सरकार नहीं थी? और तब भी हम जीत करके आए, वो जीत चुरा दी गई, वो अलग विषय। इसी तरीके से मैंने प्रारंभिक समय में भी इस बात को कहा है कि जहां उनके सर्वाधिक विधायक हैं, जहां उनके सर्वाधिक सांसद हैं, जहां उनके जिला पंचायत के अध्यक्ष चुनाव जीत करके आए हैं, आखिर कौन सा कारण है कि कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, न शाह जा रहे हैं न प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं जी, और रीवा के गलियों में खाक छान रहे? किसके मार्फत? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मार्फत। किसके मार्फत? वो समूल सारे पंचायत के सचिवों के मार्फत। पूरे सीधी से रोली से लेकर के पूरे रीवा डिवीजन में आज कुछ देव की जरूर कृपा हो गई, वरना जो महाराष्ट्र में हुआ था शाह साहब के कार्यक्रम में कि 13 लोग दुनिया से विदा हो डॉक्टर गए। वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक छोटी रिएक्शन ले लूं जी। मैं वो जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अगर इतनी कृपा आप कर दें। नहीं कृपा क्या, प्रणाम है आपको जी जी जी। मैं ये कह रहा था कि जो बातें हुई हैं उस पर तो कम से कम 1-2 शब्द मेरे हो जाने चाहिए। मैं समझ रहा हूँ वाजपेयी जी की आतुरता को, लेकिन मेरी बात भी इतनी हो जाए, इतनी प्रार्थना आप दोनों से करना चाहता हूँ। जल्दी चलते चलिए आप ट्रैक पर जी। मैं बिल्कुल बहुत स्पष्ट और साफ कह रहा हूँ, ये जो छिंदवाड़ा का जिक्र हो रहा है, छिंदवाड़ा के लिए रघुनाथ जी पर्याप्त है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। वो घेरना चाह रहे हैं कमलनाथ जी, तो क्योंकि जानते हैं कि पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी जब दौरा करेंगे तो इनका वो जो 2018 वाला रिजल्ट है उस परिणाम से इस बार कुछ ज्यादा आगे बढ़कर के परिणाम ना है, इसलिए वो छिंदवाड़ा की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो हमें वहां की चिंता नहीं है, वहां रघुनाथ जी पर्याप्त है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय और जनता जो देख रही है इनकी हड़बड़ाहट, इस हड़बड़ाहट से ही परिणाम सामने आएगा। अब देखते रहिएगा। चलिए जी डॉक्टर वाजपेयी, बहुत संक्षेप में आप कुछ। देखिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देखिए मिश्रा जी, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हों, चाहे कोई भी, दे आर ऑल्सो, ये भी नागरिक हैं इस देश के। यदि हम उनका समर्थन लेकर किसी योजना को सफल बनाते हैं और वो यदि प्रधानमंत्री जी के साथ किसी कार्यक्रम में आती है तो उसमें नाराजगी नहीं होना चाहिए सर। वो वोटर भी हैं और हमें गर्व है कि उनके समर्थन से हम जीतते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है मिश्रा जी। दूसरी बात देखिए, बात छिंदवाड़ा की है, 10 सेकंड में बोल दूं सर। मैं मानता हूं छिंदवाड़ा और अमेठी लगभग एक जैसे, जिस पर आप चर्चा कर चुके हैं कि छिंदवाड़ा का उपयोग जिस प्रकार अमेठी का उपयोग गांधी परिवार ने किया अपनी सीट के लिए और वहां पर कोई बड़े संसाधन या चीजें नहीं आ पाई, उसी प्रकार कमलनाथ जी ने भी छिंदवाड़ा का किया। इसी पे बात करूंगा। हाँ, हम उसी पे काम राउंड पे मेरा बिंदु छिंदवाड़ा ही रहेगा। जी बोल लीजिए राजेंद्र जी, जल्दी से आप भी बोल लीजिए कुछ सेकंड से। मैं आप बार बार चिंता करते हैं। अजय सिंह राहुल भैया से भी आप प्रश्न कर रहे थे कि राहुल और प्रियंका जी कब आएंगे। जी राहुल और प्रियंका जी भी एक काम में लगे हुए हैं, जिसकी वहां से कार्यक्रम आया क्या उनका? कार्यक्रम तो जब आना होगा तब आएगा। तो फिर क्यों आप अजय जी की बात को काट रहे हैं? कार्यक्रम में लगे हुए। मनोज क्या आपने ये सवाल विंध्य की फिजाओं में तैरते हुए पाया कि राहुल या प्रियंका जी कब आएंगे, कांग्रेस के और बड़े नेताओं की एक समन्वित रणनीति कब बनेगी? क्योंकि देखिए अजय सिंह जी निश्चित तौर पर एक बहुत ही एक कैपेबल लीडर हैं, लेकिन विंध्य के लिए पिछले नतीजों को देखते हुए और इस बार बीजेपी का फोकस देखते हुए 24 सीटें थी बीजेपी के पास 30 में से, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को पूरा जोर लगाना होगा और बीजेपी ये समझ गई है कि स्थितियां उसके पक्ष में रहे तो वो डटी रहे मैदान पे। प्रधानमंत्री की रैली इसका उदाहरण है। जी मनोज। जी देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है शरद जी, पाने के लिए बहुत मेहनत है और इसलिए कांग्रेस की रणनीति भी सुरेश पचौरी को यदि यहां बिंद की जिम्मेदारी दी है तो हम समझ सकते हैं। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो डबल इंजन की सरकार और शिवराज जी और मोदी जी का जो आज चीजें हमने देखी, चाहे मंच पर बात हो या एक ऐसा
संगीत जो सुनाई दिया, जिसमें बात पर्यूषण की हो रही थी या बाकी चीजों की हो रही थी, तो उसको लेकर प्रधानमंत्री खुद उठकर वहां पहुंच जाते। तो मध्य प्रदेश पर तो उनकी नजर है, और जो तमाम तरह की चीजें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बखूबी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि यदि 30 में से हम 24 लेकर आए हैं तो निश्चित रूप से इस बार थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि कांग्रेस ने भी हार से सबक लिया है। और वो आम जनता के बीच में भी जो बातें तैरने की आप बात कर रहे हैं, जनता ये चाह रही है कि कांग्रेस को भी उसी तरह बढ़ना होगा। मेरे साथ अजय सिंह जी जुड़े हैं। अजय सिंह राहुल भैया, आपका कोई सवाल हो तो अंतिम एक सवाल आप ले सकते हैं। जी, मैं बस यही पूछना चाहता हूं कि एक समन्वित रणनीति अजय जी क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि अजय जी बहुत खुलकर अपनी बात रखते हैं, गरिमा से, खुलकर लेकिन गरिमा से। हमने ये देखा है कि कांग्रेस को हराने वाली कांग्रेस ही होती है, तो इस बार क्या मंजर पूरी तरह बदला हुआ होगा, और खासतौर से विंध्य के परिप्रेक्ष्य में ये सवाल रखिए उनके सामने। जी जी अजय जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस को हराने वाली कांग्रेस ही होती है, लेकिन क्या इस बार बिंदु को लेकर मंजर बदला हुआ होगा रणनीतिक तौर पर? जैसे आपको चंबल ग्वालियर की जिम्मेदारी दे दी है, सुरेश पचौरी जी यहाँ नजर आ रहे हैं, तो क्या एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस जाने वाली है? जी, एक अलग रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उतरी है और उसकी भूमिका बनना शुरू हो गई है। और कोशिश ये है कि जिस अंचल के लोग हैं हम उससे दूसरे अंचल में जाके काम करें और उससे ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना है, और इसीलिए शायद मुझे ग्वालियर चंबल भेजा है। बिंद का बड़ा चैलेंज है, 30 में से 24 सीटें बीजेपी के पास है, तो रणनीति क्या? देखिए, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें चुनाव तक वहीं रहना है। बीजेपी को अब खोना ही खोना है। गलती से 24 सीटें पिछले चुनाव में मिल गई थी, और इस संभाग, दो संभाग, शहडोल और रीवा संभाग के लोग ही पूछते हैं कि हमने इतनी बड़ी संख्या में आपको सीटें दी इस डबल इंजन सरकार को, हमें मिला क्या? इस अंचल के न कोई मंत्री बनाया गया, न कोई बड़ी योजना यहाँ लाई गई। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर हमारे युवा साथियों की है, जो रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पाए। दूसरा, शिक्षकों का संविलियन बहुत सालों से लंबित है, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर ये माइक्रो लेवल में राजनीति हो गई अब की, उसी को लेकर कांग्रेस जाने वाली। जी। तो मुझे लगता है शरद जी नब्ज पकड़ने की कोशिश करे ये कांग्रेसी, जैसा अजय सिंह राहुल भैया भी कह रहे हैं, और निश्चित रूप से 30 में से 24 सीटें बीजेपी के पास है, तो कुछ नजर ज्यादा दिखाई दे रही। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया कहिएगा हमारी तरफ से अजय सिंह जी को कि वो हमारे साथ जुड़े संक्षिप्त नोटिस पर। राजेंद्र जी, सवाल ये है जिसकी बात बीजेपी कर रही है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने आरोप लगाते हुए अमेठी की तरफ इशारा किया कि जैसा बीजेपी का आरोप रहता है कि आपने उसको ये माफ़ कीजिएगा, बीजेपी के पास भी अगर परंपरा से जो सीटें 8-8 टर्म से, 6-6 टर्म से, 10-10 टर्म से हैं, वहाँ ये एलिगेशन अपोजिशन का हो ही जाता है। जो भी हो, कांग्रेस हो तो वो भी ये कहती है कि आप इसको अपनी जागीर समझने लगे हैं सीट को, क्योंकि परंपरा से 10-10 बार से आप 40-40 साल, 45-45 साल से कब्जा है। लेकिन जिस तरह से गुना का किला पिछले चुनाव में बीजेपी ने ध्वस्त किया, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सर, ऐसा माना जाता था कि गुना को जीतना आसान नहीं है। तो ये आप भी जानते हैं, चुनावी राजनीति के पुराने बहुत रणनीतिकार हैं, कि कोई भी किला इस देश में, इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं, अटल जी भी हारे हैं, कोई दिग्गज ऐसा नहीं है चुनावी राजनीति का बीजेपी कांग्रेस का जो चुनाव ना हारा हो। तो आपको छिंदवाड़ा पर क्या कमलनाथ जी को घेरने के लिए छिंदवाड़ा एक कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेस्टीज इशू रहेगा बीजेपी कांग्रेस दोनों के लिए? सर जी। शरद जी, आप जब बोलते हैं तो आनंद इस बात पे आता है कि आप प्रश्न उत्तर दोनों कर लेते हैं, ये बड़ा आनंद है आपके। जी। मैं बहुत विनम्रता कहना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा जैसे मैंने आपसे अनुरोध किया, जानबूझ करके प्रधानमंत्री जी को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, और हम कांग्रेसियों के लिए तो बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने अपने मन से छिंदवाड़ा का जिक्र कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपसे कहा। जो बार बार बात आ रही है, आज की भी चर्चा में आपके द्वारा भी आ रही है, वो बार बार बात आ रही है के फोकस करने की। तो मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि जो आगाज मिल रहा है
नगरीय निकाय के चुनाव, जैसे भी वाजपेयी जी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हमारी मतदाता हैं, उनका भी हमको उसमें लेना चाहिए। उसी तरह मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो नगरीय निकाय के परिणाम आए, उस परिणाम को आप देख ले। महापौर रीवा हम जीत लिए, महापौर रीवा हम जीत लिए, 80% हमारे पक्ष में, सीधी हम जीत लिए, सिंगरौली हम जीत लिए। आप सिर्फ सिंगरौली आप कहाँ जीत लिए था? अरे सिंगरौली तो हमारे साथ ही ना है। अब हम तो कह रहे हैं हम जीत लिए, अब क्या करोगे आप? चलिए सर, वक्त कम है, ये कोई बात हुई? कम है, मेरे पास हार्डली 1 मिनट है, इसलिए मैं कंक्लूड करते हुए डॉक्टर वाजपेयी की टिप्पणी लेकर इस बातचीत को विराम दूंगा। जी, बहुत अच्छी बात कही शरद जी। मेरा तो एक लाइन का सेंटेंस है, मैं आज बहुत प्रभावित हूँ, खुश हूँ और हम लोग ठीक लाइन पर हैं। ग्वालियर का जो प्रस्तावित रेलवे स्टेशन है, हमको उसी की तरह सुंदर अब प्रत्याशी पूरे विंध्य में देने हैं, महाकौशल में देने हैं, और मानकर चलिए कि आप मोदी जी के विकास का मॉडल और स्वच्छ और सुंदर प्रत्याशी आप देख के चलना सर। लोग मोहर लगाएंगे क्योंकि लोग भाजपा के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि वो सड़कें चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, प्रतिष्ठान चाहते हैं, रेलवे चाहते हैं, और आज इन्हीं 4 लाख लोगों को मकान दिए शरद जी यार। बिल्कुल, चलिए इमेजिन, ये छोटी फिगर है क्या? मनोज आज हम सुन रहे हैं वहाँ बघेली में कुछ बहुत मोदी जी को लेकर जाऊन प्रतिक्रियाएं सामने आए हैं, लोगन बोले हैं, वो बड़ा जबरदस्त रहा। आपका देखे ना वहाँ का अनुभव रहा आपका कि बहुत बढ़िया तरीके से मोदी को वेलकम हुआ है रीवा में? बिल्कुल हुआ है। और देखिए मोदी का जादू तो है शरद जी, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। मैं तो जब भी जाता हूं इस तरह के कार्यक्रम में तो ज्यादा बेहतर है नेताओं से बात करने की जगह जनता से बात करते, और जनता के बीच में मोदी का चेहरा चलता हुआ यहाँ नजर आया, बात होते हुए नजर आई। लेकिन चलते चलते आपको एक बात जरूर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ को बांध दिया जाए, और आने वाले दिनों में जो भी विधानसभा होगी आप देखिएगा प्रत्याशी निश्चित रूप से ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि बड़े नेताओं को उनकी जगह पर बांध दिया जाए। ये शायद उसी रणनीति का हिस्सा था छिंदवाड़ा का जिक्र किया। बीजेपी अपने को मुक्त करने की कोशिश में इस तरह से है कि वो ये चाहती है कि कांग्रेस के जो सुप्रतिष्ठित गढ़ हैं देश में, अमेठी, मध्य प्रदेश का गुना और देश के दूसरे हिस्सों में, वहां पर चोट करने की मैसेजिंग बड़ी विराट होती है। तो ये उसकी रणनीति का हिस्सा है। और जो डॉक्टर हितेश वाजपेयी कहते रहे कि मध्य राजधानी से जो दूरी है उस दूरी को कम करने की समझ, क्योंकि अब ग्वालियर चंबल क्यों अगली तैयारी, महाकौशल की बात रीवा से ही कर दी प्रधानमंत्री ने, छिंदवाड़ा की। तो कुल मिलाकर बीजेपी अपने उस ट्रैक पर आ गई। आज मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी का चमकता चेहरा देखकर, जो अब तक उनकी मैं ये नहीं कहूंगा चिंताएं थी या आशंकाएं थी, लेकिन उन्हें लग रहा था कि आखिर रणनीति क्या है। शायद आज उनकी पार्टी के जो कैप्टन्स हैं उन्होंने बता दिया कि हितेश वाजपेयी स्लिप पर ये रहेगा, सिली पॉइंट पर ये रहेगा, मैदान पर ये रहेगा, पहला ओवर ये डालेगा, ओपनिंग पेयर हमारे बल्लेबाज ये रहेंगे। वो प्रसन्नता है, लेकिन कांग्रेस भी कहीं से पीछे नहीं है, उसकी तैयारी है। चुपचाप उसके भी फील्डर तैनात हो रहे हैं। राजेंद्र जी का उत्साह बताता है कि कांग्रेस बराबर एक जोरदार मुकाबले के लिए अपने को तैयार करके मोर्चे पर डटी है। दोनों ही दलों को ढेरों शुभकामनाएं। लोकतंत्र के लिए बहुत शुभतावादी है कि मजबूत तैयारी हो, मजबूत लड़ाई हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी, शुक्रिया राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, हार की याद अब क्यों। नमस्कार।